नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 11 की चैप्टर 10 को पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। 2 पार्ट हम बना चुके हैं। उसमें हम ये सारी स्लाइड्स देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन और नेटिव और अमेरिकन्स का आपस में मिलना क्या हुआ था। तो थर्ड पार्ट में हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूएसए इन कनाडा। इससे पहले हम ये वाला देखते हैं कि अमेरिका में जब यूरोपियंस आए थे, ब्रिटिश, और कनाडा वाले पार्ट में फ्रेंच पहले आए थे। तो ये हम टाइमलाइन पिछले उसमें देखे थे। 1607 में ब्रिटिश पहले आए थे और 1620 तक उन्होंने वहाँ पर पैर जमाए थे। उसके बाद क्या हुआ था, तो 16 के बाद से ये लोग, जब इन्होंने 13 कॉलोनीज ये ईस्टर्न फ्रंटियर पे यहाँ पर बनाई थी, और ब्रिटिश की सबसे पहली फर्स्ट 13 कॉलोनीज। ऐसे ज़्यादातर आपसे नाम पूछे नहीं जाते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत रेयर ऐसा चांस होता है, पर फिर भी नाम पढ़ सकते हैं कि कितनी कॉलोनीज थी। 13। कनाडा इन यूएसए केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। आज की जो हम यूएसए जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कनाडा, ये 2 कंट्रीज, ये बहुत ही नई कंट्रीज है। 20th सेंचुरी में ही एग्जिस्टेंस में आई थी। तो उससे पहले का जो हमने पीछा जो सफ़र देखा इनका, कि इन्होंने सबसे पहले अपनी 13 कॉलोनीज बनाई और धीरे धीरे कैसे यूएसए और कनाडा ये बने, उसका टाइमलाइन देखते हैं। तो हुआ क्या था, लार्ज एरियाज वर एक्वायर्ड बाय परचेज ऑफ लुजियाना 1803 फ्रॉम फ्रांस एंड अलास्का 1867 फ्रॉम रशिया। ये हम मैप में देखेंगे कि ये जो 13 कॉलोनीज है ना, इससे इधर का जो यहाँ पर माउंटेन रेंज आ जाता है, इसलिए यहाँ से इधर जा भी नहीं सकते थे। उससे इधर वाला जो पार्ट था वो फ्रांस के पास था, और अलास्का आपको पता है कनाडा से लगता हुआ जो पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, वो अलास्का है। वो रशिया से ब्रिटेन ने लिया था, वो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, तो कब लिया था? 1803 में ये वाला फ्रांस से लिया था, 1867 में रशिया से अलास्का। बाय वॉर मच ऑफ सदर्न यूएसए वाज वन फ्रॉम मैक्सिको, और इससे थोड़ा नीचे वाला जो सदर्न पार्ट है, इससे नीचे मैक्सिको आ जाता है, तो बाकी उन्होंने मैक्सिको से जीता था। द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ यूएसए वाज अ शिफ्टिंग वन, नेटिव्स फोर्स्ड टू मूव बैक। और यहाँ पर जो नेटिव्स थे, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते गए वेस्ट की तरफ, धीरे धीरे ये जो नेटिव्स थे उनको भी खिसकाते चले गए। तो इसलिए जो वेस्टर्न फ्रंटियर था वो शिफ्टिंग था, कि शिफ्ट होते जा रहे हैं नेटिव्स वेस्ट की तरफ, और जाते जाते कैलिफोर्निया तक पहुंच गए थे। और एंड में कैलिफोर्निया में भी गोल्ड रश होने के बाद से कैलिफोर्निया को भी इन्होंने अपने अंदर ले लिया था, और जो नेटिव्स थे उनको रिजर्वेशन कैंप्स में डाल देते थे कि ये आपकी रिजर्व्ड है, यहाँ पर आप थोड़ी सी जमीन पर आप लोग जितने भी हैं यहीं पर रहेंगे, जैसे भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। Some of the migrants from Britain and France were younger sons who would not inherit their father's property and eager to own land in America. अब देखो, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर ही ये यूरोपियंस बड़ी तादाद में जाकर बसे थे। एक बहुत लार्ज माइग्रेशन हुआ था। बाकी जो कॉलोनीज हैं, जैसे इंडिया एशिया की है और अफ्रीका की है, वहाँ पर ये इतनी मात्रा में जाकर नहीं बसे कि इन्होंने अपना अलग से देश बना लिया यूरोपियंस का, और वहाँ की मेन ज़्यादातर जो तादाद है वो नेटिव्स वहाँ पे बिल्कुल 0% में रह गए। इन 2 में ही क्यों गए, उसके भी कुछ रीजंस है कि ब्रिटेन से, फ्रांस से और बाकी यूरोप से जो माइग्रेंट्स जा रहे थे, ज़्यादातर कौन थे? यंगर सन्स थे। अब वहाँ पर कानून वहाँ की सरकार ने लगा लिया कि जो प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर कैसे होता है, पिता के बाद बेटे को वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, जो वो ज़मीन मिल जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी ब्रिटेन और फ्रांस में कैसा था कि जो रूलर है उसको बिलोंग करती है। अगर इंसान मर जाता है तो उसके बेटे को उस ज़मीन पर रहने का अधिकार नहीं है, उसको अपना ही कुछ बनाना पड़ेगा अलग से। तो इसलिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो, खुद की ज़मीन हो, इस चाह में वो अमेरिका में वहाँ के लोग आकर बसने लगे कि खुद का उनके पास बहुत ज़्यादा वो हो ज़मीन। और यहाँ पर क्या थी, ज़मीन भी सस्ती थी, बहुत बड़ा एरिया था। ब्रिटेन और फ्रांस में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा था,
तो यहाँ पर उनको कम पैसे में भी बहुत बड़ी ज़मीन मिल रही थी, बड़े बड़े फार्म्स मिल रहे थे। अब ये देखो, यहाँ पर ये पहले 13 कॉलोनीज थी सिर्फ इतने से एरिया में, और ये वाला जो ग्रीन और ये जो पिंक वाला एरिया है ना, ये फ्रांस के पास था। फिर फ्रांस और ब्रिटेन में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी। उसके बाद ये जो मिसिसिपी रिवर है ना, इसका इधर वाला पार्ट ब्रिटेन के पास आ गया और इधर वाला फ्रांस के पास रह गया था। लेकिन फिर यूनाइटेड स्टेट्स 1783 में, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक अलग चैप्टर है, आई थिंक आपकी पॉलिटिकल में होगा वो, तो वो होने के बाद ये 13 कॉलोनीज के साथ साथ ये वाला पार्ट भी इनके पास आ गया, और फ्रेंच के पास ये मिसिसिपी रिवर से ये उधर वाला पार्ट रह गया। उसके बाद 1803 में ये वाला भी इन्होंने किससे ले लिया, फ्रांस से, लुजियाना परचेज के नाम पे। ये वैसे मेन यहाँ पर फ्रेंच जो लोग थे ना, वो यहाँ पर थे। इस एरिया में कौन थे, नेटिव्स थे, पर फिर भी ये फ्रेंच कॉलोनी के अंडर था, फ्रेंच लोगों के अंडर था, यहाँ से वो चीज़ें अपनी वसूलते थे, इसलिए पूरा फ्रेंच टेरिटरी। तो लुजियाना परचेज के नाम पे ये पूरा का पूरा बाद में ये भी ब्रिटेन के पास आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं सीडेड बाय ग्रेट ब्रिटेन। फिर ये वाला पार्ट 1842 में इन्होंने, ब्रिटेन ने छीन लिया। स्पेन से 1819 में ये वाला पार्ट ले लिया। उससे नीचे मैक्सिको आता है ना, तो स्पेनिश लोग थे वहाँ पर, तो ये वाला टेक्सास जो है ये स्पेन से लिया। फिर 1845 में फिर आता है अजाइन बाय ट्रीटी विद ग्रेट ब्रिटेन, पिंक वाला जो पार्ट है, फिर ये वाला जो है ये उन्होंने लिया। फिर सीडेड बाय मैक्सिको। फिर ये जो कैलिफोर्निया वेस्टर्न फ्रंटियर जो नेटिव्स का था, फिर ये वाला ले लिया, क्योंकि इसके बाद गोल्ड रश आने वाला था, तो ये वाला पार्ट भी उन्होंने ले लिया। फिर ये जो छोटा सा पार्ट है, तो 1853 तक आते आते आप देख सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स। 1783 भी नहीं, ये 13 कॉलोनीज तो बहुत पहले ही थी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। तो उसके बाद से यहाँ तक पूरा कंप्लीट होते होते कब तक आ रहा है, 1853, मतलब 18 के मिडिल तक आते आते ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स, और प्लस 67 में रशिया, जो बाकी का जो ऊपर पार्ट है अलास्का, वो रशिया से ले लिया था। ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आ गए हैं 67 तक, ठीक है। टाइम याद रखिएगा। ये है 1781, ब्रिटेन रिकॉग्नाइजेस यूएसए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये ब्रिटिश से अलग कंट्री बन गया था यूएसए, इंडिपेंडेंस, अमेरिकन इंडिपेंडेंस के नाम पे। तो 81 के बाद से फिर 83 में क्या आया था, मिड वेस्ट टू द यूएसए। 1783 में यही वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, 1783 में यूनाइटेड स्टेट्स, ये वाला पार्ट भी इनको मिल गया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। इमिग्रेंट्स फ्रॉम जर्मनी, अब जो उनकी बात कर रहे थे हम वापस उस पर आते हैं। इमिग्रेंट्स फ्रॉम जर्मनी, स्वीडन एंड इटली हु लॉस्ट देयर लैंड टू बिग फार्मर्स। कुछ ऐसे पुअर फार्मर्स भी, छोटे छोटे भी रह गए थे, आपने पिछले वाले चैप्टर में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो छोटे छोटे फार्मर्स की लैंड को अपने में मिला लेते थे। तो वो जो छोटे फार्मर्स थे उनके पास कोई लैंड रही नहीं थी, तो उनको भी यही था कि कुछ नया उनको ज़मीन मिले, नया काम मिले, उनको फैक्ट्रीज में या फिर दूसरों की ज़मीन पर काम करते करते पूरी ज़िंदगी ना बितानी पड़े। तो उनको भी लगा कि सब वहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है। तो जर्मनी, स्वीडन, इटली, वहाँ से भी, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस के अलावा वहाँ से भी इमिग्रेंट्स आकर यहाँ पर अमेरिका में आ गए, यहाँ पर बस गए, ज़मीनें खरीद ली उन्होंने। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हु वर बीइंग प्रोसिक्यूटेड केम टू अमेरिका। फिर जो कंट्रीज हैं जहाँ पर जो किंग और जो या फिर ज़्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट हैं, तो वहाँ पर कैथोलिक लोगों को पसंद नहीं किया जा रहा था, उन्हें वहाँ से मार के भगाया जा रहा था। तो सेम जहाँ पर कैथोलिक है वहाँ पर प्रोटेस्टेंट को मार के भगाया जा रहा था। तो वो सारे के सारे क्या हुआ, सताए हुए या फिर पीड़ित लोग, उनके लिए वहाँ पर जगह नहीं थी कि भी हमें यहाँ पर सताया जा रहा है, अच्छे से रहने नहीं दिया जा रहा, तो वो भी आकर अमेरिका में बस गई कि वहाँ पर हमारे लिए शांति है, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। और पोलैंड के लोग थे, जो बड़े बड़े ग्रास लैंड होते हैं ना अमेरिका में, उन्हें प्रेरीज कहा जाता है। तो वहाँ पर उनको लगा कि भाई हमारे थोड़े से उसमें हमको बहुत ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगा अमेरिका में, हम वहाँ पर जाकर रहते हैं, बड़ी बड़ी ग्रास लैंड, वहाँ पर खेती करेंगे, अपना अलग से घर बसाएंगे। इन्वेंशन ऑफ पाप वायर इन 1873 टू प्रोटेक्ट द ह्यूज फार्म्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद उनको ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई ऐसी, इस तरीके की जो ये वायर है ना,
ये चारों तरफ लगाने से भी इनका जो देखो कितने बड़े बड़े इनके फार्म्स और लैंड्स हैं। फॉरेस्ट को क्लियर किया, काटा और उसके बाद ये वायर्स को ऐसे लगा दिया कि जंगली जानवर यहाँ पर अंदर आ ना सके, इनकी खेती को, जानवर को, इनको नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरीके की रेंज बन गई। फिर एक था क्लाइमेट ऑफ सदर्न रीजन वाज टू हॉट फॉर यूरोपियंस टू वर्क आउटडोर्स। अब यूरोपियंस क्या ठंडे प्रदेश से आए थे, जो थोड़ा सा सदर्न रीजन आता है वहां पर यूरोपियंस के लिए क्या प्रॉब्लम थी, अब ये बाहर इतनी गर्मी में काम नहीं कर सकते थे, तो स्लेवरी सिस्टम वहां पर शुरू हो गया। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे यूएसए में, उन्होंने बोला कि स्लेवरी को एंड करना चाहिए क्योंकि ये अच्छे प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन फिर बाद में ये प्रॉब्लम कि वो खुद तो कर नहीं सकते हैं काम, तो क्या चाहिए, तो उन्होंने अफ्रीका से फिर स्लेव्स मंगाए। जैसे साउदर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में प्लांटेशन ऑनर्स तो जो थे, ये फार्म्स बड़े बड़े खरीद रहे थे, काम तो खुद नहीं कर सकते हैं, फिर अफ्रीका से इन्होंने स्लेव्स मंगाए। Protests by anti-slavery groups led to a ban on slave trade, but the African who were in the USA remained slaves, as did their children. अब एंटी स्लेवरी ग्रुप्स ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्लेवरी को एंड करो, जानवरों की तरह रखते हैं, तो वहां पर जो यूरोपियंस थे या फिर नेटिव्स थे, वो लोग तो स्लेवरी से उनको छुटकारा मिल गया, लेकिन अफ्रीकन्स, मतलब हर एक फार्म पर कितने सारे अफ्रीकन्स हैं, तो इसलिए अमेरिका में अफ्रीकन्स भी बहुत सारे लोग हैं, वो लेकिन फिर भी स्लेव्स रहे, उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, और सेम उनके बच्चे भी, नेक्स्ट उनकी जनरेशन वहां पर स्लेव ही रहेंगे। 61 से 65 सिविल वॉर हुआ, जिसमें नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं वहां पर स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया, और 20th सेंचुरी तक आते आते ही, जब ये पूरी तरह अमेरिका, कनाडा, ये अच्छी कंट्री स्टेब्लिश हुई, उसके बाद ही जाकर अफ्रीकन्स को भी सिविल लिबर्टीज का हक मिला, उन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी, अफ्रीकन्स ने भी। अब ये टाइमलाइन है यूएसए का और कनाडा का। 1803 जो हमने मैप में देखा, लुजियाना परचेज फ्रॉम फ्रांस। 25 से 58 तक नेटिव्स हैं, वो यहाँ पर देखो, ये जो टाइमलाइन था ना 58 तक, अलास्का उसके बाद है, 58 तक इन्होंने पूरा का पूरा यूएसए बसा लिया था, कहीं कहीं से ले लेकर। तो उस टाइम पे नेटिव्स को क्या किया जा रहा है, यूएसए में रिजर्व्स, मतलब उस एरिया को लेते जा रहे हैं और वहाँ के नेटिव्स को रिजर्वेशंस कैंप में डालते जा रहे हैं, साथ साथ उस एरिया में जो भी है। 1832 में जस्टिस मार्शल का जजमेंट आया था, ये बाद में देखेंगे, एक पार्ट में है, ठीक है। 1840 नेक्स्ट पार्ट में आएगा। 1849 में अमेरिकन गोल्ड रश हुआ, इसी बीच में, जब कैलिफोर्निया, मतलब 58 में लास्ट में वो कैलिफोर्निया क्यों भागे 49 में, क्योंकि उनको पता चला कि जिसकी चाह में ज़्यादातर उनको आशा थी कि यहाँ पर गोल्ड मिलेगा हमको, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, क्विक फॉर्च्यून उनके लिए काम कर जाएगा, वो 49 में हुआ, ठीक है। इसी बीच में 61 से 65 अमेरिकन सिविल वॉर रहा, आपस में इनकी ये अलग कहानी है। 65 से 90 अमेरिकन इंडियन वॉर्स रहा, जो अमेरिका के इंडियंस है, मतलब नेटिव्स हैं, उनका अलग से लड़ाई रहा, हमें भी हक चाहिए। 1870 से ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे बिछी वहां पर पूरी की पूरी, क्योंकि गोल्ड रश हो गया था तो इजी सब कुछ हो सके, उसके लिए रेलवेज बिछी। 90 में बिजन ऑलमोस्ट एक्सटर्मिनेटेड, एक वाइल्ड वहाँ की क्या है, भैंस है, बिसन, वो उसका एक तरीके से पूरी तरह से वो खत्म हो गई थी, जो कि नेटिव्स का एक काम था कि वो उनका शिकार करते थे, उनकी हंटिंग लाइफ उससे चलती थी, तो वो भी उनके पास नहीं रही, नेटिव्स के पास। 1892 में एंड ऑफ अमेरिकन फ्रंटियर, फिर जो बिल्कुल ही अगर के भाई अलग से कुछ नेटिव्स के लिए फ्रंटियर वेस्टर्न वगैरह कुछ है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, और नेटिव्स जो भी हैं वो भी इसके अंदर ही धीरे धीरे मिलने लगे थे, रिजर्वेशन में अभी भी रहते हैं। तो पूरी यूएस से पूरी तरीके से जो आज हम जानते हैं, वो कब आया, 1892। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 19 शुरू हो चुका है, मतलब 20th सेंचुरी शुरू हो चुकी थी, तब जाकर यूएसए और कनाडा सेम, इधर भी देखेंगे कि सेम उसी की कहानी भी उसी तरीके से चलती है वहां पर भी। तो ये नए देश तब तक आकर बने थे। तो ये वाला हम पार्ट यहाँ पर खत्म करते हैं। उसके बाद नेटिव्स की कहानी देखेंगे कि अब अमेरिकन जो लोग थे, उन्होंने तो, अमेरिकन यानी कि जो यूरोपियंस जो लोग थे, उन्होंने तो अपना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा, ब्रिटेन की एक कॉलोनी के तरीके से उन्होंने अलग छुटकारा पा लिया। क्यों पाया, कैसे पाया, ये शायद आपकी पॉलिटिकल में जो चैप्टर है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें आप पढ़ सकते हैं।
तो उनकी कहानी, उन्होंने कैसे-कैसे अलग अपना देश पूरा करते-करते एस्टेब्लिश हो गया यूएस से। फिर नेटिव्स के साथ क्या हो रहा है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप डाल सकते हैं। हो सकता है मैं संडे को, अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ होंगी तो मैं उनका जवाब आपको वीडियो के थ्रू दूँगी, लाइव आकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टाटा, बाय-बाय।